दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन खेडेकर। मैं स्वागत करता हूं आपका एक चमत्कारी कार्यक्रम में जिसका नाम है चमत्कार। एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम जो नई नई जानकारियों के साथ आपका भरपूर मनोरंजन भी करेगा। आज हमारे साथ हैं वेस्ट जोन के 4 पार्टिसिपेंट्स। आइए मिलते हैं हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स से। पार्टिसिपेंट ए। नमस्कार, मैं हूं राजीव, मैं पुणे से हूं और मैं अभी एक सॉफ्टवेयर फर्म के लिए काम करता हूं। कंटेस्टेंट बी। Hi, I'm Chunmay Chang. I just finished my MSc in Biochemistry. कंटेस्टेंट सी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियेश है और मैं इंजीनियर हूँ। फिलहाल मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। कंटेस्टेंट डी। मेरा नाम विवेक है और मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, एनालिस्ट कर रहा हूँ JP मॉर्गन में। चारों पार्टिसिपेंट्स के परिचय के बाद चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान श्री अरविंद जी परांजपे से। अरविंद जी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में आयु का पुणे से आते हैं। अब कार्यक्रम के राउंड्स के बारे में मैं आपको बता दूं। हमारे 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड, तीसरा राउंड बूझो तो जानो। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड। मैं यहां आपके सामने 2 प्रयोग करूंगा। हर प्रयोग से जुड़े 4 सवाल होंगे 4 प्रतियोगियों के लिए। हर प्रतियोगी के सही उत्तर पर उसे मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर वो सही उत्तर नहीं दे पाए तो ये क्वेश्चन पास ऑन होगा। अगला कंटेस्टेंट जब उसका सही उत्तर देगा तो उसे मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रयोग, और ये प्रयोग मेरे साथ साथ सारे प्रतियोगी भी करेंगे। ये पिंग पोंग की बॉल मैं इस कुप्पी में डाल रहा हूं। अब बिना इसे छुए, बिना इसे उल्टा किए, सिर्फ फूंक मारकर इसे इस कुप्पी से बाहर निकालना है। ओ नहीं? अच्छा, आइए मैं कोशिश कर देखता हूं, ठीक है? अब इससे जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल राजीव के लिए। यह प्रयोग करते वक्त जब मैंने किया तब गिरी, जब आपने किया तब क्यों नहीं गिरी? हवा का दबाव जब हम नीचे से फूंकते हैं तो उतना नहीं आ पाता जितना कि ऊपर से फूंकने पे। ऊपर से फूंकने पे चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से बॉल बाहर जा पाती है। मैं इस सवाल को अगले कंटेस्टेंट के सामने रखता हूं। When you blow from the bottom, there's very less air passage for the air to go in, so the amount of air going in is very less. And when you blew it from the top, there was more force for the ball to come out. और हम और एक शास्त्रीय कारण का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल कंटेस्टेंट सी प्रियेश बताइए। जब आप नीचे से फूंक मारते हैं तो हवा के जाने के लिए ज़्यादा जगह रहती है, बिकॉज एट द टॉप ऑफ द फनल देयर इज मोर स्पेस। जब आप ऊपर से फूंक मारते हैं तो हवा इस डायरेक्शन में नहीं जाती है, ऐसे नहीं जाती है, हवा इधर से चली जाती है ऊपर, बिकॉज देयर इज मोर स्पेस। इसका थोड़ा सा साइंटिफिक हमें आंसर चाहिए। आइए अगले कंटेस्टेंट की तरफ। When you blow from bottom, what happens is the air diverges, okay? And when the air diverges, the force spreads evenly across all 4 sides. The ball lifts up slightly and the air escapes from the sides of the ball. Now when you blow from the top, the air converges down and lifts the ball and pushes it out. सच में आपको बताना पड़ेगा। हल्की वस्तुएं जैसे ये पिंग पोंग बॉल हमेशा कम हवा के दबाव की ओर जाती हैं। इसीलिए जब मैंने बॉल के ऊपर से फूंक मारी तब उसके ऊपर हवा का दबाव कम हुआ और बॉल उठकर कुप्पी से बाहर गिरी। इस जवाब का हमें इंतजार था। आइए चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मेरा है कंटेस्टेंट बी चिन्मय के लिए। जब हमने कुप्पी में रखी बॉल के ठीक ऊपर फूंक मारी तो ये बाहर क्यों गिरा? इसका एक शास्त्रीय कारण भी है। कंटेस्टेंट सी प्रियेश, कंटेस्टेंट डी Bernoulli's theorem. वंडरफुल, यस। आपको मिलते हैं 5 अंक। अब मैं यही बात आपको विस्तार से समझाता हूँ। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि चलती हवा में स्थिर हवा की तुलना में हवा का दबाव कम होता है
और हल्की वस्तुएं हमेशा कम हवा के दबाव की ओर जाती हैं। मेरा तीसरा सवाल, ये प्रयोग हमारी आम जिंदगी से किस तरह से जुड़ा हुआ है? पास। कंटेस्टेंट डीप। एयरक्राफ्ट फ्लाइंग वो प्रिंसिपल बर्नौलीज थ्योरम पे। वेरी करेक्ट। प्लेन के विंग्स के कर्वेचर के कारण उनके ऊपरी सतह पर हवा तेज चलती है और हवा का दबाव कम होता है, जबकि निचली सतह में हवा धीरे चलती है और दबाव ज्यादा होता है। इस दबाव के अंतर की वजह से प्लेन ऊपर उठता है और प्लेन को उड़ान भरने में मदद मिलती है। 5 अंक और मिल गए हैं कंटेस्टेंट डी को। और विवेक, अब तुम्हारा सवाल आता है कि अगर कुप्पी को उल्टा कर दिया जाए और उसके पाइप में फूंक मारी जाए तो क्या बॉल वहां खिंची रहेगी या गिर जाएगी? कोशिश कर लो। नहीं गिरती। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ एक लो प्रेशर एरिया होता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये बॉल स्टिक हो जाता है। आपको मिलते हैं 10 अंक। जब आप कुप्पी की नली में जोर से हवा फूंकते हैं, तब जिस जगह नली से हवा बाहर आती है वहां हवा का दबाव कम हो जाता है और पिंग पोंग बॉल स्थिर रह जाती है। अब बारी है मेरे दूसरे एक्सपेरिमेंट की। मेरे पास ये है सादा पानी। इसमें हमने ये खूबसूरत सा रंग मिला दिया है ताकि हमें पहचानने में आसानी हो कि ये सादा पानी है। ये है नमक का घोल और इसे नीला रंग दिया हुआ है। अब मेरे पास ये अंडा है। इसे मैं सादे पानी के जार में डाल दूंगा तो ये तैरेगा या डूब जाएगा? डूब जाएगा। अच्छा, देखते हैं। भाई वाह। आइए, अब मेरे हाथ में ये दूसरा अंडा है। मैं इसे अब ये नमक के घोल में इसमें ये अंडा डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं डूबा। आइए इस एक्सपेरिमेंट को और मजेदार बनाते हैं। ये मेरे हाथ में एक सिलिंड्रिकल जार है। अब मैं ये नमक का घोल इसमें डाल रहा हूं, ठीक है। अब इस नमक के घोल में मेरे पास यहां तेल है, तेल। जब इस तेल को मैं इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा? चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, तेल इस नमक के घोल के ऊपर है। अच्छा, चलिए अब इसमें अगर मैं ये अंडा डाल दूं तो क्या हो जाएगा? चलिए ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है। अब कंटेस्टेंट ए, आपका पहला सवाल। अंडा नमक के घोल में क्यों नहीं डूबा जबकि सादे पानी और तेल में डूब गया? Salt water is having higher density compared to water and oil. बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 10 अंक। मेरा दूसरा सवाल कंटेस्टेंट बी चिन्मय के लिए। किस वैज्ञानिक का सिद्धांत इस प्रयोग की पुष्टि करता है? Archimedes. करेक्ट। आपको मिलते हैं 10 अंक। मेरा तीसरा सवाल कंटेस्टेंट सी। हम इस प्रयोग से क्या पता कर सकते हैं कि अंडा कच्चा कौन सा है और उबला हुआ कौन सा है? The boiled egg will float in the waters also. I'll pass it on. Boiled egg will sink in water. I'll pass it on to A. अंडे को उबालने के बाद उसके अंदर का डेंसिटी बढ़ जाता है कंपेयर टू सॉल्ट, बिकॉज वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से वो उसमें डूब जाएगा नमकीन पानी में। चलिए ठीक है, आपको मिलते हैं 5 अंक। मेरा चौथा सवाल है कंटेस्टेंट डी के लिए। अगर कच्चा अंडा और एक उबला अंडा दोनों को एक साथ इस तरह से घुमाया जाए तो एक अंडा आराम से घूमेगा और दूसरा डगमगाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि कच्चा कौन सा है और उबला कौन सा है? The boiled egg will rotate easily because it is heavier. कच्चे अंडे का क्या हो जाएगा? It will rotate initially and it will stop because it will not have enough momentum to push it to rotate it for longer. नहीं, आई थिंक पास करना चाहिए। कंटेस्टेंट ए, मैं एक और बात के इंतजार में हूं।
कच्चा अंडा जो होगा, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड होगा, वो उसका मोशन अपने मतलब घुमाने के मोशन को अपोज करेगा। बिल्कुल। और इसकी वजह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा कच्चा है और कौन सा उबला हुआ अंडा। बिल्कुल ठीक है। आपको फिर से मिलते हैं 5 अंक। जब आपका अंडा उबला हुआ है तो वो पूरा एक समान में है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पर जैसे वो एक इकट्ठा हो जाता है और इसलिए आप अंडे को बड़ी आसानी से घुमा सकते हैं। एक अंडे में फ्लूइड है कि जिसे आप रोटेट कर रहे हो तो फ्लूइड ड्रैग करता है, अपनी जो रोटेशन को थोड़ा रेजिस्ट करता है, तो उससे जैसे आपने अंडे को घुमाया तो वो पीछे रहने की कोशिश करेगा और वो वॉबल होगा। तो इस राउंड के अंत में स्कोर्स हुए हैं कंटेस्टेंट ए 20 मार्क्स, कंटेस्टेंट बी 10 मार्क्स, कंटेस्टेंट सी 0 मार्क्स और कंटेस्टेंट डी 20 मार्क्स। दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, जिसका नाम है प्रोफेसर गड़बड़कर। इस राउंड में एक सवाल के 2 भाग होंगे। पहला भाग होगा सही या गलत, उसके होंगे 10 मार्क्स, और दूसरा हिस्सा होगा सवाल का, अगर सही है तो सही क्यों है, अगर गलत है तो गलत क्यों है, और उसके मिलेंगे 10 मार्क्स। और इस राउंड में सवाल पास ऑन नहीं होगा। अरे प्रोफेसर गड़बड़कर, ये क्या हो गया? सचिन, कब से मुझे एक परेशानी है, सोचा आपसे ही पूछ लूं मैं। हाँ पूछ लो। तुमने वो मशहूर पेंटर सैल्वेडोर डैली का नाम तो सुना होगा, हाँ, जो अपनी खिड़कियों से बिल्लियों को फेंकता था ये जानने के लिए कि वो नीचे गिरती है तब कैसे गिरती है। अब मुझे ये जानना था तो इंसान जब गिरता है तो वो नीचे कैसे गिरता है। ओहो, अच्छा मैं समझ गया। तो आपने छलांग लगा दी और आपके हाथ का ये हाल हो गया। मैं तो अपने कंधों के बल गिरा, हाँ। पर अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिल्लियां हमेशा अपने पैरों के बल ही क्यों गिरती है। हम आपका सवाल कंटेस्टेंट ए से पूछ लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि बिल्ली हमेशा पैरों के बल ही जमीन पर गिरती है, ये सही है या गलत? ये सही है, और इसलिए सही है क्योंकि अपना पूरा वो भार पैरों पे कंसंट्रेट करती है, जिससे कि वो उसका बैलेंस मतलब फिर फर्दर मतलब वो गिर ना जाए एकदम। हमेशा अपने पैरों पे गिरेगी, वो सत्य नहीं हो सकता। मुझे उसको अपनी ऊंचाई के 2 या 3 गुना ज्यादा उछालना पड़ेगा, तभी वो अपने पैरों पे गिरेगी। और बाकी वो क्यों गिरेगी, तो जो उसका हम गुरुत्व मध्य या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, तो वो उसके पेट की थोड़ी नीचे की तरफ होती है, और बिल्ली अपने आप को सिकुड़ के इस तरह से एडजस्ट कर लेती है कि आप जब उसको गिराते हैं जब ज्यादा ऊंचाई से, तो वो सीधी अपने पैरों पे लैंड करती है। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, सॉरी। सचिन जी, बिल्ली को छोड़िए, हाँ, मुझे मकड़ी के बारे में कुछ बताइए। ऐसा क्यों है कि मकड़ी कभी भी अपनी खुद की जाल में नहीं फंसती? मुझे ऐसा लगता है कि मकड़ी के जिस्म से कोई न चिपकने वाला पदार्थ निकलता होगा। कंटेस्टेंट बी, ये सवाल आपके लिए। मकड़ी के जिस्म से कोई ना चिपकने वाला पदार्थ निकलता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? It is true because it has these tiny fibers, hair-like fibers on its feet that doesn't allow it to stick on its own net. नहीं, क्योंकि उसके जाल के सब भाग चिपचिपे नहीं होते हैं, और मकड़ी तो ये अच्छी तरह से जानती है। मकड़ी का जाला चक्करदार होता है, ये चमकदार तारों से चारों तरफ बंधा होता है। इन तारों में चिपचिपाहट नहीं होती है, जबकि चक्करदार जाला चिपचिपा होता है। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, आई एम सॉरी। ओहो, बड़े मजेदार इंसान है आप प्रोफेसर गड़बड़कर। अब ये शीशे में क्या देख रहे हैं आप? वो क्या है ना सचिन, कि मेरी दूर की नजर जो है बड़ी कमजोर है, हाँ, और नजदीक की ठीक है। हाँ, तो इस चश्मे का तो हटाने के लिए मैं इस आईने को अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि इस आईने से मुझे दूर की चीजें नजदीक और साफ दिखाई देती हैं। कंटेस्टेंट सी, प्रियेश बिना चश्मे के दूर की चीजें आईने में साफ देख सकते हैं, सही है या गलत? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मिरर ये यूज कर रहे हैं वो प्लेन मिरर है, जो कि दूर की चीज को मैग्नीफाई नहीं करती है। तो कोई कारण नहीं है कि दूर की चीज इनको, अगर इनको चश्मे हैं तो प्लेन मिरर यूज करके इनको कोई फायदा नहीं होगा। आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स। पर आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप किसी के रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो उसमें आपका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट थोड़ा तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने मेरी तरफ देखा
मैंने आपकी तरफ देखा और यदि मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो आपसे आने वाला प्रकाश मिरर पे आकर के मेरे आंखों पे आएगा प्रोफेसर। तो मुझे तो वो थोड़ा ज्यादा ही दूर नजर आएगा पास में पास आने के बजाय। सचिन, हाँ, काश ये मेरा चश्मा प्लास्टिक का होता तो मैं इसे जमीन पर गिरा सकता था। प्लास्टिक का? अरे प्रोफेसर गड़बड़कर, आप जानते नहीं है सरकार ने प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई है, वो वातावरण खराब करता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक काफी काम आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर टंगस्टन के बजाय प्लास्टिक का फिलामेंट डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा? कंटेस्टेंट डी, प्लास्टिक का बल्ब बन सकता है। ट्रू और फॉल्स? No, filament cannot be made of plastic. It has to be made of a substance which has high resistance and which can withstand very high heat. So plastic will melt. आपने ये गलत जवाब दे दिया है। आपका फिलामेंट क्यों जलता है? आपने इनकैंडेसेंट लाइट ले लिया, उसमें आपका टंगस्टन का फिलामेंट है, वो विद्युत प्रवाह को गतिरोध पैदा करता है, उससे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उससे प्रकाश आता है, ठीक है ना। तो ऐसा आप प्लास्टिक इजाद लोगों ने किया है कि जिसमें से विद्युत प्रवाह जा सकता है और वो विद्युत प्रवाह को गतिरोध पैदा कर सकता है। तो कुछ प्रकार के प्लास्टिक हैं कि जिससे आप बल्ब बना सकते हैं, पर अभी ये जो तकनीक जो है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा क्योंकि ऐसा प्रयोग हो चुका है। कंटेस्टेंट डी, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। बारी है ब्रेक लेने की, लेकिन इससे पहले एक बार स्कोर्स जान लें। कंटेस्टेंट ए 20 मार्क्स, कंटेस्टेंट बी 10 मार्क्स, कंटेस्टेंट सी 20 मार्क्स, कंटेस्टेंट डी 20 मार्क्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का तीसरा राउंड, बूझो तो जानो। ये एक बजर राउंड है। इसमें मैं आप सबसे 8 सवाल पूछूंगा। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 10 अंक, लेकिन हर गलत जवाब के लिए 5 अंक काट लिए जाएंगे, इसलिए सावधान। शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, बायोलॉजिकल कंडीशंस में जिसे ब्रोमोहाइड्रोसिस नाम से जाना जाता है, उससे आज हम किस नाम से जानते हैं? चलिए मैं बता देता हूं। बॉडी ओडर इज ब्रोमोहाइड्रोसिस। अगला सवाल विजुअल राउंड है। इन तस्वीरों को देखकर आपको बताना है कि इनका आपस में क्या संबंध है। Yeah, all these structures made by Raja Jaisingh are made of limestone. Basically, that is the connection is that the buildings are made of limestone. That is what I thought. I am sorry, I can't give it to you. इन पांचों तस्वीरों का आपस में संबंध इस तरह से है कि राजा सवाई जयसिंह ने भारत में 5 जंतर मंतर बनवाए थे, जो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में स्थित हैं। आपके 5 अंक काट दिए जा रहे हैं कंटेस्टेंट डी। आई एम वेरी सॉरी। अगला सवाल, द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसे बनाया और इसका ऑफिशियल नाम है नेवस्टार। हम इस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? डी, GPS. बहुत सही जवाब है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपके जो पृथ्वी है, यूनाइटेड स्टेट ने अपनी कक्षा में कई सैटेलाइट्स घूमते हैं और आपके पास में एक छोटा सा यंत्र होता है जो वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके उनकी दूरी पहचान करके जब 4 सैटेलाइट उसको मिल जाते हैं तो आप अपनी पृथ्वी पे किस जगह पे हो बड़ी अचूकता से आपको बता सकता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो आपको खाली वो जगह भी नहीं बताता, आपको टाइम भी बताता है जीपीएस जो है। तो इसके नेविगेशन में, मिलिट्री में बहुत ज्यादा यूज है। मेरा अगला सवाल विजुअल राउंड है। इमेज 1, कैनिस मेजर एक तारों का झुंड है। इमेज 2, डॉग स्टार, ये दुनिया का एक मशहूर म्यूजिक बैंड है। इमेज 3, सीरियस तारा। इमेज 4, ये जो आदमी आप देख रहे हैं वो हैरी पॉटर में सीरियस ब्लैक नाम का पात्र है। अब आपको बताना है कि इन चारों पिक्चर्स में समानता या कॉमन क्या है? कंटेस्टेंट सी, These are the stars which are closest to the earth.
in order of distance. कंटेस्टेंट सी, हमें बड़ी मजबूरी से आपको आपके 5 अंक काटने पड़ रहे हैं। इन चारों पिक्चर्स में समानता है डॉग स्टार, क्योंकि सीरियस स्टार का उपनाम है डॉग स्टार और कैनिस मेजर में ही डॉग स्टार या सीरियस स्टार पड़ता है। ये एक बैंड का भी नाम है। इस बैंड का एक पात्र है कियानू रीव्स और हैरी पॉटर में सीरियस ब्लैक का कैरेक्टर भी है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक इंग्लिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर ने पहली बार 1827 में एक चीज बनाई जो सल्फरेटेड पेरोक्साइड स्ट्राइकेबल्स के नाम से जाना गया। आज हम उसे किस नाम से जानते हैं? Matchsticks. बिल्कुल सही जवाब, पूरे के पूरे 10 मार्क्स। अगला सवाल, ये किसकी इमेज है? A dolphin? करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 10 अंक। अगला सवाल, जब फ्रांस में रेशम के कीड़ों में बीमारी फैली तब फ्रांस के रेशम उद्योग के ऊपर खतरा मंडराने लगा। तब उन्होंने एक रेशम तैयार की जिसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क था। उसे हम किस नाम से जानते हैं? Nylon? ये गलत जवाब है, सही जवाब है रेयॉन। आपके 5 अंक कटते हैं इसमें, आई एम वेरी सॉरी। अगला सवाल, मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं, आपको बताना है ये क्या है। ये फोबोस एंड डीमोस, ये क्या है? डी। Yeah, they are moons of Saturn. गलत जवाब। परांजपे सर आप बताएं। ये सैटर्न के मून नहीं है, ये मार्स के मून है, मंगल के मून है। मजबूरी से आपके 5 अंक कटते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आखिरी राउंड। इस राउंड के बाद हम बताते हैं कि किस पार्टिसिपेंट ने क्या स्कोर खड़ा किया है और साथ ही बताते हैं आज का विजेता कौन है। कंटेस्टेंट ए 20 मार्क्स, कंटेस्टेंट बी 15 मार्क्स, कंटेस्टेंट सी 25 मार्क्स, कंटेस्टेंट डी 20 मार्क्स। कांग्रेचुलेशन, हमारे आज के विनर है कंटेस्टेंट सी। प्रियेश, आप अब क्वालिफाई करते हैं वेस्ट जोन के जोनल फाइनल्स में। आपका और हमारा साथ आज यहीं तक है। हम फिर आएंगे नए नए चमत्कारों और दुनिया के अद्भुत विज्ञान को आपसे परिचित करवाने के लिए अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए चमत्कार के साथ नमस्कार।